हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए होने वाला है क्योंकि 2 मार्च को जो आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ था, पेपर 1 में किन किन यूनिट से और किन किन टॉपिक से क्वेश्चन जो है टच किए गए थे, पूछे गए थे, उनको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। और आगे अगर आपका एग्जाम अभी है तो इस वीडियो को निश्चित रूप से देख कर जाइएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलने वाला है क्योंकि हमने इन टॉपिक को तो यहाँ पर मेंशन किया है, लेकिन इनसे जुड़े जो महत्वपूर्ण डिटेल्स और तथ्य हैं उनको भी मैं स्लाइड वार आपको बताता हुआ चलूंगा क्योंकि वहां से क्वेश्चन अभी आगे पूछे जा सकते हैं। क्योंकि कोई भी टॉपिक जो आपका होता है, ऐसा नहीं कि बहुत छोटा होता है, उसमें बहुत सारे तथ्य होते हैं, बहुत सारे फैक्ट होते हैं, तो वहां से क्वेश्चन आपसे बनाकर पूछ लिया जाएगा। उन्हीं तथ्यों को मैं यहां पर कवर कराता हुआ चलूंगा। तो 2 मार्च का एक तरीके से आप कह सकते हैं उन्हीं के बेस पे ये सारा पॉइंट्स आपको मैं बता रहा हूं। देखिए, सबसे पहले यहां पर कौन सा टॉपिक है आपका, टीचिंग एप्टीट्यूड वाला यूनिट है आपका, यहां पर टॉपिक मैं बोल रहा हूं। और यहां से प्रभावी शिक्षक के व्यवहार के संबंध में एक प्रश्न देखने को मिला है और प्रभावी शिक्षक के व्यवहार के संदर्भ में बहुत सारे पॉइंट्स हैं आपके। ऐसा नहीं कि कुछ क्वेश्चन पूछ लिए गए तो आगे आपसे नहीं पूछे जा सकते, कुछ और उसमें जो प्रभावी शिक्षक के व्यवहार या विशेषताएं हैं वहां से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो इनसे जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य है उनको मैं नीचे अभी आपको स्लाइड वार बताऊंगा। फिर आपका रिसर्च एप्टीट्यूड देख लीजिए, शोध में नैतिकता, जो रिसर्च एथिक्स है वहां से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, इसको आपको कवर कर लेना है और पढ़ के अच्छे से चले जाना है। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आईसीटी वाले यूनिट से इस टॉपिक्स को यहां पर लिया गया है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाले टॉपिक से जो है क्वेश्चन देखने को मिला। फिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी कम्युनिकेशन वाले यूनिट से अशाब्दिक संचार के संदर्भ में क्वेश्चन देखने को मिला। देखिए, स्टेटमेंट्स के फॉर्म में क्वेश्चन देखने को ज्यादातर मिल रहे हैं तो उसको भी आपको केयर करते हुए चलना है। फिर पीडी यानी कि पीपल डेवलपमेंट इन एनवायरनमेंट में सोलर वाटर स्टील का एक पॉइंट से उससे ये क्वेश्चन देखने को मिला, यानी कि जो आपके पॉल्यूटेड या गंदा पानी होता है उसको कैसे वाष्पीकृत के द्वारा फिल्टर किया जाता है, एक तकनीक है, तो इसको भी मैं अभी डिटेल में आपको बताऊंगा। तो ये पीडी वाले यूनिट से आपका यहां पर पूछा गया। फिर उसके बाद से यहां पर जो नेक्स्ट है आपका हायर एजुकेशन से, तो यहां से भी क्वेश्चन आपका देखने को मिल रहा है। नई शिक्षा नीति के संदर्भ में ये जो टॉपिक से यहां से क्वेश्चन देखने को मिला, तो नई शिक्षा नीति से संबंधित जो भी पॉइंट्स है आप उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, वहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। और यहां पर देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड से पुनः किशोर और वयस्क शिक्षार्थी के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किशोर शिक्षार्थी के क्या गुण होते हैं या वयस्क शिक्षार्थी के, या तो इनके बीच में डिफरेंस भी आपसे पूछ लिया जाएगा, तो इसको भी आपको अच्छे से करके जाना है। तो ये भी आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछा गया था। और नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट है कंप्यूटर नेटवर्क, यानी कि ये आपका है आईसीटी वाले यूनिट से वंस अगेन एक क्वेश्चन आपका यहां पर देखने को मिला है। कंप्यूटर नेटवर्क में लैन है, वैन है, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, ये सारे पॉइंट्स को पढ़कर आपको जाना है। और भी कई सारे आईसीटी में पॉइंट्स है, जैसे मेमोरी से संबंधित जो है आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उनको भी अच्छे से कवर कर लेना। उम्मीद करता हूं इन टॉपिक को आपने अच्छे से समझ लिया होगा और यहां से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो इनसे जुड़े जो भी फैक्ट्स आपको मिल रहे हैं इंपॉर्टेंट, उनको आपको पढ़ लेना है और यहां से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। अब एक एक करके मैं सभी के बारे में डिटेल्स में आपको बताता हुआ चलूंगा, उन फैक्ट्स को आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि आगामी अगर आपकी परीक्षा है तो बहुत ही फायदा आपको यहां से मिल जाएगा। तो चलिए सीधे हम चलते हैं अगली स्लाइड पे। अब देखिए, सबसे पहली स्लाइड में प्रभावी शिक्षण के जो गुण है उस यहां पे ये प्रभावी शिक्षण के प्रमुख व्यवहार, ये शिक्षक आप कर लीजिएगा, यहां पे ये थोड़ा सा मिस्टेक है। प्रभावी शिक्षक के प्रमुख जो व्यवहार है उनको हम यहां पर एक एक करके देख लेते हैं। यहां से कई सारे पॉइंट्स स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन के फॉर्म में आपको देखने को मिल रहे हैं और जो पीछे पेपर पहले भी हो चुके हैं 2022 में, वहां पर भी आप जाकर देखोगे तो प्रभावी शिक्षक के प्रमुख व्यवहार या किशोर शिक्षार्थी के प्रमुख व्यवहार, वहां से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब देखिए, यहां पर पहला जो पॉइंट मैंने बताया कि प्रभावी शिक्षक मतलब शिक्षक का मुख्य उद्देश्य सिखाना होता है। अगर कोई प्रभावी शिक्षक है तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, सामने वाले को सिखाना होना चाहिए, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और शिक्षक को छात्रों के फीडबैक हमेशा लेना चाहिए, यानी छात्र जो हैं उनसे फीडबैक लेने का प्रयास करना चाहिए, जो कुछ भी वो पढ़ा रहे हैं क्या उनको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्या कुछ उसमें क्या, तो फीडबैक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्रस्तुतिकरण या शिक्षण सहायक सामग्री बनाते समय उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। अगर ये सारा काम आप कर रहे हैं तो ये प्रभावी शिक्षक के प्रमुख व्यवहार के अंतर्गत आते हैं। और शिक्षक को विभिन्न स्तरों के साथ छात्रों को भी ध्यान में रखना चाहिए, यानी कि जो शिक्षक को जो है जो टीचिंग कराता है उसके साथ ही साथ जो छात्र हैं उनका भी ध्यान रखना चाहिए कि क्या वो जो टीचिंग के मेथड्स या तरीके को इस्तेमाल कर रहा है, क्या वो
छात्रों के लिए अनुकूल है, अच्छा है, तो उसका भी ध्यान रखना जरूरी है। और एक सहायक शिक्षक छात्रों को कक्षा की चर्चा में भाग लेने और अपने विचारों को योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करता है और सार्थक मौखिक प्रशंसा का उपयोग करके। देखिए, एक जो आपका शिक्षक होता है वो छात्रों को क्लासरूम में क्या करता है, चर्चा में भाग, यानी जो डिस्कशन चल रहा है उसमें पार्टिसिपेशन की बात करता है और अपने विचारों को जो है सामने रखने के बारे में भी बोलता है और उनकी छोटी सी मतलब कुछ प्रशंसा करते हुए चलता है, जिसकी वजह से वो पॉजिटिव मोटिवेशन में रहे और वो लर्निंग करते रहे। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। फिर उसके बाद शिक्षक एक सकारात्मक बॉडी लैंग्वेज, आंखों के संपर्क, हाव भाव और आवाज के माध्यम से उत्साह दिखाने से छात्रों के साथ सकारात्मक और उपयोगी संबंध बनाने में मदद मिलती है। यानी कि जो शिक्षक की पॉजिटिविटी होती है वो भी छात्रों को इंटरेक्ट करने में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बॉडी लैंग्वेज आपकी कैसी है, आंखों का आई कांटेक्ट कैसा है, आपका हाव भाव क्या है, आपकी आवाज़ कैसी है, ये सारा कुछ जो है मैटर करता है कि कितना ज़्यादा आपका इम्पैक्टफुल जो है क्लास होने वाला है। तो ये सारी बातों का आपको ध्यान रखना है। प्रभावी शिक्षक के प्रमुख व्यवहार के अंतर्गत ये सारे पॉइंट्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नीचे और भी कुछ मैंने पॉइंट्स लिए हैं, इनको आप देख लीजिए। अगर मैं पढ़ूंगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, इन सारे पॉइंट्स को आपको देख लेने हैं। यहाँ से जैसे कि मैंने बताया कि इस टॉपिक से मतलब बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, क्योंकि इसमें कई सारे पॉइंट्स आपके होते हैं प्रभावी शिक्षक के व्यवहार के अंतर्गत। तो इनको आप देख लीजिएगा, ये सारे पॉइंट्स जो मैंने लगा रखे हैं। वीडियो को पॉज करके आगे इसमें हम देखते हैं। देखिए, आगे और भी कई सारे मैंने सारा कुछ कलेक्ट करके जो है यहाँ पर रख रखा है, ताकि आप इनको अच्छे से देख लें और यहाँ से अगर क्वेश्चन बने तो आप उनको अच्छे से कवर कर लें। तो इनको भी आप पढ़ लीजिएगा। आगे हम देखते हैं दूसरा जो पॉइंट था जहाँ से क्वेश्चन टच किए जा रहे हैं या पूछे जा रहे हैं, ये है प्रभावी शिक्षण के पहलू। ये भी पॉइंट्स मैंने प्रभावी शिक्षक के जो व्यवहार है उसी के अंतर्गत मैंने इसको टाइप कर रखा है, तो इसको भी आपको देख लेना है। स्पष्ट उद्देश्य के साथ कक्षा शुरू करना, विद्यार्थियों को प्रश्न करने की रणनीतियों के साथ संलग्न करें, कक्षा के अंत में पाठ का समेकन और छात्र की समस्याएं त्रुटियों का निदान करें और उन्हें सुधारे, जो कक्षा को देखकर और छात्रों से पूछ कर व्यवस्थित रूप से मापा जा सकता है। प्रभावी शिक्षण के दृष्टिकोण भी यहाँ पर मैंने मेंशन किए हैं। तो प्रभावी शिक्षण के, अगर आप प्रभावी शिक्षण करना चाहते हैं तो किन बातों पर आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, तो ये पॉइंट्स मैंने मेंशन कर रखे हैं, इनको आपको देख लेना है। और नीचे मैंने और भी सारे पॉइंट्स रख रखे हैं और ये भी आप देख सकते हैं कि एक प्रभावी शिक्षक के लक्षण क्या होते हैं। फेयरनेस, यानी कि किसी भी प्रकार का भेदभाव आपको नहीं करना है किसी भी छात्र के साथ। सकारात्मक रवैया रहना चाहिए आपका और स्वयं की गलती को स्वीकार करना चाहिए। ऐसा नहीं कि शिक्षक है तो उनसे गलती नहीं हो सकती, अगर गलती होती है तो स्वीकार करना चाहिए और शिक्षा शास्त्र में सुधार करना चाहिए, यानी जो भी टीचिंग मेथड का वो इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर व्यक्तिगत स्पर्श, हास्यवृत्ति यानी पॉजिटिव माहौल क्लासरूम के बनाए रखने की बात की जा रही है। रचनात्मकता होनी चाहिए, उसमें दया का भाव होना चाहिए और प्रभावी वक्ता, यानी कि अच्छे तरीके से वो कम्युनिकेट कर पा रहा हो, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको भी याद कर लीजिएगा। ये सारे पॉइंट्स देख रहे हैं, मैं कई सारे स्लाइड्स में जो है जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु उन टॉपिक से बन सकते हैं उनको मैं लेकर आया हूँ, क्योंकि आगे अभी परीक्षाएं हैं, वहाँ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा था जहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, शोध में नैतिकता, रिसर्च एथिक्स की हम यहां पर बात कर लेते हैं। ज़्यादा समय मैं नहीं लूंगा, जल्दी जल्दी सारा कुछ कवर करा रहा हूं। देखिए, शोध में नैतिकता सरोकार सिद्धांत का एक समूह है जो आपके शोध प्रारूप और प्रथाओं का मार्गदर्शन करता है और लोगों से डेटा एकत्र करते समय वैज्ञानिक और शोधकर्ताओं को हमेशा एक निश्चित आचार संहिता का पालन करना चाहिए। उसके लिए कई सारे निम्न पॉइंट हैं, इनको आपको ध्यान रख लेना है। रिसर्च एथिक्स या शोध नैतिकता का मतलब है कि बहुत सारे रिसर्च होते हैं अलग अलग विषयों पे, तो अब उसमें होता क्या है कि किसी टॉपिक पे अगर रिसर्च चल रहा है तो उस टॉपिक से रिलेटेड किसी ने अगर कुछ रिसर्च कर रखा है, उनके कंटेंट जो होते हैं उनके बिना इजाजत के या किसी भी गलत तरीके से अगर हम लेकर इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके मतलब शोध एथिक्स के अंतर्गत आपका आता है। वो सारे पॉइंट्स में यहाँ पर मेंशन कर रखा हूं, मैं बताऊंगा। देखिए, स्वैच्छिक भागीदारी है। स्वैच्छिक भागीदारी का अर्थ है कि सभी शोध विषय बिना किसी दबाव या उत्पीड़न के भाग लेने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी भी प्रेशर या दबाव में ये सारा कुछ हो। तो स्वैच्छिक भागीदारी यहाँ पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब और भी जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है उसको हम देख लेते हैं। जैसे कि सब इसके बाद से है आपका सुवज्ञ सहमति, यानी कि सुवज्ञ सहमति एक ऐसी स्थिति है जो संदर्भित करती है कि जिसमें सभी संभावित प्रतिभागी सभी जानकारी प्राप्त करते हैं और समझते हैं कि यह तय करने के लिए कि क्या वे भाग लेना चाहते हैं। इसमें अध्ययन के लाभ, जोखिम, निधिकरण और संस्थागत अनुमोदन के बारे में जानकारी शामिल होती है। यानी कि बहुत सारे पॉइंट्स या बहुत सारे तथ्य या बहुत सारे चीजें होते हैं, कंटेंट, जिनको लोग बिना सहमति, मतलब ये एक ऐसा पॉइंट है, इसको भी ध्यान में रखना रिसर्च एथिक्स के अंतर्गत बहुत जरूरी है। फिर अनामिता, फिर इसमें देखिए अनामिता का अर्थ होता है कि शोधकर्ता की यह
नहीं पता है कि प्रतिभागी कौन है और वे किसी भी व्यक्तिगत प्रतिभागी को अपने डेटा से नहीं जोड़ सकते हैं, इसको भी याद रखना है। और गोपनीयता के बारे में बात की जा रही है कि गोपनीयता का अर्थ है कि शोधकर्ता को पता है कि प्रतिभागी कौन है, लेकिन वे रिपोर्ट से सही पहचान संबंधी सूचना को हटा देते हैं। यह भी आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिसर्च एथिक्स के अंतर्गत यह सारा कुछ आता है। और भी कई सारे पॉइंट्स मैंने यहां पर लिख रखे हैं, इनको भी आपको देख लेना है। सारा मैं पढ़ूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम्स यहाँ पर लग जाएगा, तो इसको आपको ध्यान रखना। नैतिकता का मतलब क्या आता है, अच्छा व्यवहार, उसमें क्या कुछ शामिल है, उसमें साहित्यिक चोरी, बहुत सारी चीज़ें हैं, नीचे आप उसको भी देख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है एक पॉइंट है, जैसे कि देख सकते हैं कि शोध में नैतिक सरोकार में निम्न चीज शामिल है: सुवज्ञा सहमति, साहित्यिक चोरी से बचना, मतलब दूसरों के कंटेंट या उन्होंने थीसिस या कुछ ऐसा लिख रखा है तो वहां से चीजों को कॉपी कर लेना बिना इजाजत के, इस तरीके से उचित संदर्भीकरण से जो है यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट था जहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसके बारे में भी मैंने बहुत सारी डिटेल्स को इसमें मेंशन कर रखा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आपका है आईसीटी वाले यूनिट से, यहां से क्वेश्चन आपके हर बार पूछे जाते हैं और पूछे जा रहे हैं। 2 मार्च को भी पूछे गए और आगे आपके जो एग्जाम होने वाले हैं वहां पर भी पूछे जाएंगे। देखिए इसमें बोला क्या जा रहा है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक ऑनलाइन मीटिंग को संदर्भित करती है जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति लाइव ऑडियो विजुअल बातचीत में भाग लेते हैं और प्रतिभागी देख सकते हैं, यहां वास्तविक समय में एक दूसरे से संवाद कर सकते हैं, चाहे वे दुनिया में किसी भी कोने में रहते हों। देखिए अभी वर्तमान समय में जैसे कि आप ज़्यादातर ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग आपने किया होगा और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी लोग करते हैं, तो एक से अधिक व्यक्ति के साथ जो है जब हम संपर्क साधते हैं ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग में तो बातचीत करते हैं, वॉइस हमारी जाती है। लेकिन जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हम उनको देख सकते हैं, वो हमें देख सकते हैं और दुनिया के वो किसी भी कोने में हो, नेटवर्क के माध्यम से जो है हम वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं। 1 से 2 नहीं, इसमें कई लोग आपके शामिल हो सकते हैं। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे हैं। जैसे कि गूगल डू पे आप वीडियो कॉलिंग करते हैं, वहां पर भी कई लोगों को आप जोड़ सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी वीडियो कॉलिंग करते हैं, तो ये सारी चीजें जो है आपको समझ लेनी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप की कुछ विशेषताएं यहां पर मेंशन है, जैसे कि वर्चुअल ब्लैक बोर्ड। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की यह सुविधा प्रतिभागियों को जानकारी साझा करने के लिए, बोर्ड पर टाइप करने के लिखने के लिए भी मदद करती है। GIF फाइल जो होता है उसका भी जो है यहाँ पर इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो बहुत सारे पॉइंट्स मैंने इसमें मेंशन कर रखे हैं, इनको आप देख लीजिएगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंतर्गत। मैं धीरे कर रहा हूँ यहाँ पर, और वीडियो को पॉज करके ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। और भी यहाँ पर अब देखिए जो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट था नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन वाले यूनिट से यहाँ से क्वेश्चन भर भर के पूछे जा रहे हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अशाब्दिक संप्रेषण बिना बोले या लिखित शब्दों का उपयोग किए बिना संदेश को प्रसारित करने और प्राप्त करने की एक तकनीक है। अशाब्दिक संप्रेषण बिना बोले बिना लिखे, जैसे कि आपका हाव भाव, कुछ इंडिकेशन, कुछ संकेत जिसके माध्यम से कुछ अर्थ होता है, सामने वाले को उस इंडिकेशन का मतलब पता होता है तो वो उसे समझ जाता है। तो आप समझ पा रहे हैं कि अशाब्दिक बिना शब्द का, बिना लिखे जो है कम्युनिकेशन आपका होता है, वो आपका अशाब्दिक संप्रेषण के अंतर्गत यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आ जाएगा। अब यहां पर कुछ महत्वपूर्ण मैंने पॉइंट्स लिख रखे हैं, इनको आपको देख लेना है। जैसे कि मैंने बताया कि अशाब्दिक संप्रेषण शब्द को मनोचिकित्सक जुगुर्न रूस और उपन्यासकार वेल्डन कीज ने दिया था और अशाब्दिक संकेतों को संप्रेषण का एक महत्वपूर्ण तत्व माना गया है और अशाब्दिक प्रभाव अशाब्दिक तरीकों से दूसरों के व्यवहार और दृष्टिकोण में परिवर्तन को प्रभावित करने या प्रेरित करने का एक कार्य है। और इसके साथ ही साथ अशाब्दिक संप्रेषण को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक हैं, जिसमें आकर्षण है, समानता है, आत्मीयता है, संस्कृति है, अवस्थिति है, संदर्भ है। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है। उम्मीद है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी आपको समझ में आ गया होगा। और भी यहाँ पर कुछ मैंने पॉइंट्स मेंशन कर रखे हैं, इनको भी आपको देख लेना है। ऐसा नहीं कि मैं बस पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, उनसे जुड़े जो महत्वपूर्ण डिटेल्स हैं उन्हें भी कवर करने का यहाँ पर प्रयास कर रहा हूँ और तेजी के साथ, क्योंकि समय एकदम नहीं है आपके पास, इसीलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। अब देखिए सोलर वाटर स्टील PD वाले यूनिट से इस पॉइंट से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी और आज भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है PD वाले पीपल डेवलपमेंट इन एनवायरनमेंट में। और ये होता क्या है इसको समझ लेते हैं। देखिए एक प्रकार का ये क्या होता है, जो वाटर होता है इसको फिल्टर करने का एक मतलब तकनीक है, इसको मैं डिटेल में अभी बता रहा हूं आपको। जैसे कि सोलर वाटर स्टील सौर ऊर्जा का उपयोग करके पीने योग्य पानी का उत्पादन करने वाला एक उपकरण है। जैसा कि यहां पर पहले ही बताया गया कि सोलर वाटर स्टील सौर ऊर्जा का यानी कि सूर्य से निकलने वाली जो एनर्जी होती है उसका इस्तेमाल करके पीने योग्य पानी का उत्पादन करने वाला एक उपकरण है, इसे याद रखना है। और सोलर वाटर स्टील में संग्राहक के बाहर अशुद्ध जल आता है, जहां इसे स्पष्ट प्लास्टिक या कांच के माध्यम से चमकते हुए सूर्य के प्रकाश में
वाष्पित किया जाता है। यानी कि दूषित जल आपका होता है कंटेनर में, लेकिन सूर्य के एनर्जी या प्रकाश से इसको गर्म किया जाता है, और गर्म करने पे जब वो गैस में बदलता है तो उस वाष्पीकरण को फिर से पुनः जल में परिवर्तित करके इस्तेमाल, तो वो पूरी तरीके से आपका शुद्ध हो जाता है। फिर शुद्ध जल वाष्प सतह के अंदर ठंड पर संघनित होता है और नीचे सूख जाता है, जहां इसे एकत्रित किया जाता है और हटा दिया जाता है। ये पॉइंट है आपका। फिर अंतिम परिणाम शुद्ध अशुद्ध पेयजल हमें मिल जाता है। और सोलर वाटर स्टील जल की वाष्पित करने वाली पदार्थों के साथ सूर्य की गर्मी का उपयोग करके पानी को वाष्पित कर देता है, ताकि इसे ठंडा और एकत्र किया जा सके, जिससे यह शुद्ध किया जा सके। तो यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर ये भी आपको पढ़ लेना है, पढ़ूंगा तो ज़्यादा समय लगेगा। और देखिए मैंने एक इमेज भी यहाँ पर ले रखा है, सोलर वाटर स्टील जो उपकरण है आपका, किस माध्यम से जो है यहाँ पर आपका ये पानी फिल्टर होता है इस उपकरण के द्वारा। तो देख पा रहे हैं कि ये किस प्रकार से काम करता है। यहाँ पर एक टैंक रखा गया है, जहाँ पर कुछ जो भी गंदा पानी होगा वो है आपका, फिर ये नीचे आता है, और ये एक प्रकार का कांच का शील्ड लगा हुआ है। सूर्य की एनर्जी यहाँ पर आती है और ये गर्म होता है, और नीचे का जो वाटर है वो वाष्पीकृत होता है, और यहाँ पर ऐसे वाष्प क्या होता है आपका चिपकता है, फिर से ये ठंडा होता है, और ऐसे रीस के देखते हैं इस टैंक में आपका आ जाता है। तो ये साफ पानी है जिसका इस्तेमाल आप पीने के लिए कर सकते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया को आप यहाँ पर इस इमेज से देखकर समझ सकते हैं। फिर नीचे आपका एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर है, हायर एजुकेशन से जो क्वेश्चन पूछा गया, जो ऊपर मैंने आपको दिखाया यहाँ पर, नई शिक्षा नीति में NETF क्या है आपका, इसको आपको समझ लेना है। तो सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म आपको याद रख लेना है। NETF का इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फर्म, जो है इसका फुल फॉर्म है। अब इसके बारे में हम जानते हुए चलते हैं। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में एक स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच, जिसका शॉर्ट में नेम है NFTE, इंग्लिश में भी मैंने रखा है आपको, की स्थापना की गई, जो उच्च शिक्षा दोनों के लिए अधिगम मूल्यांकन योजना प्रशासन आदि को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विचारों के मुक्त आदान प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करेगा। जैसे कि यूट्यूब हमें एक मंच प्रदान कर रहा है, जहां पर हम अपने ज्ञान और जो कुछ हमने सीखा है उसको हम साझा करते हैं, तो उसी प्रकार का ये मंच आपका होने वाला है। तो याद रखना है इसको। और NETF के प्रमुख जो कार्य हैं उसको हम देख लेते हैं। जैसे प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और नवाचार हेतु नए निर्देश तैयार करना, अधिगम को समझने हेतु प्रौद्योगिकी के प्रयोग के संबंध में विचारों के मुक्त आदान प्रदान हेतु एक मंच को मुहैया कराना। इसके साथ ही साथ शिक्षा प्रौद्योगिकी में बौद्धिक और संस्थागत क्षमताओं का निर्माण करना, प्रौद्योगिकी आधारित हस्तक्षेप पर केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियों को स्वतंत्र साक्ष्य आधारित, जो पॉइंट्स है नीचे भी देख लेते हैं, सलाह प्रदान करना। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रख लेना है NETF के बारे में। और भी मैंने पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं, इनको आपको पढ़ लेना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन जो स्टेटमेंट्स के फॉर्म में बनाए जाते हैं, जब इतना आप पढ़ोगे तब जाकर उन्हें सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि 4-5 ऐसे लाइंस में स्टेटमेंट्स दे दिए जाते हैं। तो अगर एक आप फैक्ट याद करके रखते हो तो फिर बात नहीं बनने वाली, ये सारे पॉइंट्स वहाँ पर काम करने वाले हैं। नीचे अब हम देखते हैं, नीचे भी ये सारा पॉइंट्स मैंने लिख रखा है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। और अब देखते हैं हम किशोर और वयस्क शिक्षार्थी, ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड का। प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन भर भर के यहाँ से पूछे जा रहे हैं, और अभी भी क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल रहे हैं जब से आपका एग्जाम स्टार्ट हुआ है। तो 2 मार्च को भी यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिला है स्टेटमेंट्स के फॉर्म में, इसको भी आपको देख लेना है। किशोर और वयस्क शिक्षार्थी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। तो सबसे पहले किशोर शिक्षार्थी के बारे में जान लेते हैं, फिर उसके बाद से वयस्क शिक्षार्थी के बारे में मैं बता दूंगा। किशोर अवस्था वह समय है जब व्यक्ति बाल्यावस्था में वयस्कता के संक्रमण करता है, वो आपका किशोरावस्था होता है। जो टीनेजर होता है 18 से 17 का वाला जो एज ग्रुप होता है आपका। फिर किशोरावस्था तीव्र शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक और यौन वृद्धि एवं विकास की अवधि है। मतलब इसमें तीव्र आपके शारीरिक और मानसिक, सामाजिक, भावात्मक और जो आपके हार्मोनल्स जो मतलब बदलाव होते हैं वो इस अवस्था में देखने को मिलते हैं। और एक किशोर की विशेषताएं निम्नलिखित हैं, जो कि मैंने नीचे मेंशन कर रखी हैं। एक व्यक्ति की शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक विशेषताओं के साथ साथ मूल्य, दृष्टिकोण, रुचियां, व्यवहार में परिवर्तन होते हैं किशोरावस्था में। जीवन चक्र में नियमितता और असंगति दोनों होती है आपकी। और किशोरावस्था तीव्र शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, संरचनात्मक और परिवर्तनों के कारण किशोरों और उनके परिवारों दोनों के लिए विकास में एक जटिल और अक्सर कठिन अवधि होती है। यानी किशोरावस्था एक क्या है, कठिन काल होता है उनके लिए, काफ़ी ज़्यादा उनको समायोजन करना पड़ता है, उनमें हार्मोनल्स जो बदलाव आते रहते हैं, तो बहुत कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको किशोर जो विद्यार्थी हैं, ये सारे कुछ पॉइंट्स को देखना है आपको। और भी मैंने पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं। तो यहाँ पर स्टेटमेंट्स के फॉर्म में जब क्वेश्चन बनेगा तो आप उनको
सॉल्व कर लेंगे अगर सारे पॉइंट्स को। अब वयस्क शिक्षार्थी जो है इसको देख लेते हैं। देखिए एक वयस्क शिक्षार्थी या एक वयस्क शिक्षार्थी या अधिक सामान्यतः एक परिपक्व छात्र वह व्यक्ति होता है जो अधिक उम्र का होता है और सीखने के रूपों में शामिल होता है। वयस्क शिक्षार्थी अनुभवी होने के एक विशिष्ट मानदंड में आते हैं और उनके पास हमेशा हाई स्कूल डिप्लोमा नहीं होता है। और इसके साथ ही साथ कई वयस्क शिक्षार्थी एक डिग्री खत्म करने या कुछ नया डिग्री अर्जित करने के लिए स्कूल वापस भी जा सकते हैं। और मैल्कम नोल्स 1980 के अनुसार वयस्क शिक्षार्थियों के 6 मुख्य विशेषताएं हैं जो कि नीचे मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है, तो इनको आपको ध्यान देना है। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, आपके प्रौढ़ शिक्षा स्वनिर्देशित होता है, यानी कि ये खुद से निर्देशित होते हैं, जबकि आपके जो बच्चे होते हैं किशोरावस्था में वो स्वनिर्देशित नहीं उतने होते हैं। और प्रौढ़ शिक्षा ज्ञान और जीवन के अनुभवों का उपयोग करती है। प्रौढ़ शिक्षा लक्ष्य उन्मुखी होती है। और भी कई सारे पॉइंट्स हैं नीचे, इनको आप पढ़ सकते हैं। और कुछ पॉइंट्स यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, कुछ यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। किशोर जो मैंने शिक्षार्थी के बारे में ये बताया, तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये आपके बाल्यावस्था से किशोरावस्था के जो संक्रमण काल होता है, जब छात्र या जो भी आपका बालक होता है किशोरावस्था में जाता है, तब की जो स्थिति है ये मैंने आपको बताने का प्रयास किया। बाकी जो किशोर शिक्षार्थी की विशेषताएं होती हैं उनको भी आप ध्यान में रखिएगा, वहां से भी पॉइंट्स आपसे बन सकते हैं। तो ये वाले पॉइंट्स जो मैंने अभी ये आपके किशोर शिक्षार्थी के बारे में बताएं, ये बाल्यावस्था से किशोरावस्था की तरफ जब संक्रमण काल आपका होता है तो उसकी स्थिति को मैंने यहाँ पर बताने का प्रयास किया, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। बाकी मैंने वयस्क शिक्षार्थी के बारे में यहाँ पर सारे पॉइंट्स आपको बताने का प्रयास किया। बाकी ये सारे पॉइंट्स पढ़ लीजिएगा, मैंने यहाँ पर टाइप कर रखे हैं। वैसे भी टाइम ज़्यादा हो रहा है, 20 मिनट से ऊपर ये वीडियो हो गया। अब ये लास्ट जो पॉइंट जहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं कंप्यूटर मेमोरी के बारे में, उसको हम देख लेते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को स्वीकार करता है और उसे संसाधित करता है और एक इच्छित परिणाम को प्रदर्शित करने का काम करता है। इसे आपको याद रखना है। और कंप्यूटर में कई तरह की मेमोरी आपकी होती हैं, जिसमें रैम है, रोम है, एसएसडी होता है, बहुत सारी मतलब मेमोरी के टाइप्स होते हैं, उनको भी हम देख लेंगे। देखिए प्राथमिक और द्वितीयक मेमोरी के बीच मुख्य अंतर इसे एक्सेस करने की गति होती है। और प्राथमिक मेमोरी मुख्य मेमोरी होती है जिसमें रोम, रैम जो कंप्यूटर मदरबोर्ड पर सीपीयू के पास स्थित होते हैं, जिसे सीपीयू डेटा को पढ़ सकता है, जिससे सीपीयू क्या करता है, डेटा को पढ़ सकता है। रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी, रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इन दोनों के बारे में आपको पता रहना चाहिए, कभी कभी फुल फॉर्म से भी पहले भी क्वेश्चन यहां से पूछे जा चुके हैं। अब देखिए सबसे बुनियादी अंतर प्राथमिक मेमोरी जिसे सिस्टम मेमोरी के रूप में जाना जाता है और द्वितीयक मेमोरी जिसे अक्सर स्टोरेज के रूप में जाना जाता है। यानी कि जो आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है वो क्या होती है, वो सिस्टम मेमोरी के अंतर्गत आती है, जबकि जो आपके सेकेंडरी या द्वितीयक स्टोरेज होते हैं वो क्या होते हैं, आपके सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में इसको हम जानते हैं। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। और कुछ और पॉइंट्स इसमें हैं जिसको मैं बता देता हूं यहाँ पर, इनको भी आपको ध्यान में रखना है। ये सारे पॉइंट जो मैंने लिख रखे हैं यहाँ पर, यहाँ से क्वेश्चन स्टेटमेंट के फॉर्म में बनाए जा सकते हैं, तो इनको आपको पढ़ लेना है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, अक्सर ये यूनिट जो आपके होते हैं मेमोरी के, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि 1 बीट में आपका कितना होता है, तो 0 से लेके 1 जो है यहाँ पर होता है। और 8 बीट में कितना होता है, तो 8 बीट में 1 बाइट आपका हो जाता है। और यहाँ पर 1024 बाइट में क्या होता है, 1 किलो बाइट आपका हो जाता है। और 1024 केबी में क्या हो जाएगा, आपका 1 MB यानी कि 1 मेगाबाइट आपका हो जाएगा। और 1024 MB में 1 GB यानी कि 1 गीगाबाइट हो जाएगा। ये सारे यूनिट्स आपको याद रखने। और 1024 GB में आपका 1 TB यानी कि 1 टेराबाइट हो जाएगा। और 1024 TB में आपका 1 PB यानी कि पेटाबाइट हो जाएगा। तो ये काफ़ी है, और भी नीचे अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। यहाँ तक बहुत कम ही देखने को मिलता है कि एग्जाम में जाते हैं, टेराबाइट तक ही वो आपके एग्जामिनर सीमित हो जाते हैं। उसके बाद पेटाबाइट कभी देखने को नहीं मिला। और एक्साबाइट उसके बाद आता है, फिर उसके बाद से जीटाबाइट आता है, योटाबाइट आता है, और ब्रोनोट बाइट आता है आपका, और जियो बाइट आता है। ये आपके मेमोरी के बहुत ही लंबे यूनिट्स हैं और इनको आपको पढ़ लेना है। यहाँ से क्वेश्चन निश्चित रूप से आपको देखने को मिलते हैं। उम्मीद है कि ये सेशन आप सभी को पसंद आया होगा और जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए इनको आपको अच्छे तरीके से जो है समझ के जाना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। देखिए मैंने यहाँ पर सारा कुछ पॉइंट्स मेंशन कर रखा है और इनके सारे डिटेल्स को भी मैंने 4-4 स्लाइड में जो है आपको कवर कराने का प्रयास किया। कुछ चीज़ों को मैंने बताया और कुछ स्लाइड्स को मैंने कहा कि इनको आप निश्चित रूप से पढ़ लीजिएगा
वहां से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, क्योंकि इन टॉपिक को बार बार एग्जामिनर जो है टच कर रहा है। चाहे प्रभावी शिक्षक के व्यवहार हो गए या शोध नैतिकता, इसमें रिसर्च के टाइप्स भी हैं। जैसे आईसीटी वाले में मैंने बताया मेमोरी के बारे में, और उसके साथ साथ जो नेटवर्क है उसके बारे में, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में, किशोर और वयस्क शिक्षार्थी के बारे में मैंने बताया, सोलर वाटर स्टील के बारे में। तो इनको आपको अच्छे से याद कर लेना है। 2 मार्च को जो आपका एग्जाम हुआ था वहां पर इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे। और इस सेशन के अंतर्गत कोई भी अगर आपको डाउट होता है, कुछ भी पॉइंट्स जो मैंने बताए अगर नहीं क्लियर होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इसके साथ ही साथ ये प्रयास हमारा अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक करके जो है हमें अप्रिसिएट करने का प्रयास करिएगा। और इसके साथ ही साथ जो है यहाँ पर वीडियो को शेयर करिएगा मैक्सिमम दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी यहाँ पर हेल्प मिल जाए। जिनका भी अभी एग्जाम बाकी है वो ये वीडियो देख कर जाए, निश्चित रूप से उनको हेल्प मिलने वाली है पेपर 1 में। तो लाइक करके वीडियो को शेयर कर दें, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और उसके बगल में ये जो बेल आइकन का बटन होता है उसको आपको क्या करना है, प्रेस कर लेना है न्यू वीडियो की अपडेट्स को पाने के लिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।